नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम जानेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कारक। कारक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से कारक बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कारक किसे कहते हैं? देखिए, कारक की परिभाषा क्या है। किसी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिया के संबंध को ही कारक कहा जाता है जो शब्दों के साथ होता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। देखिए, कारक चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और इसे परसर्ग भी कहते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये परसर्ग शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो परसर्ग किसे कहते हैं? परसर्ग कारक को कहते हैं या कारक चिन्ह को कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब जानते हैं कारक के प्रकार के बारे में। कारक के प्रकार कितने हैं? 8 हैं। हिंदी में 8 प्रकार कारक के माने जाते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 कारक हैं। तो इन 8 को आपको याद कर लेना है। याद कैसे करना है? देखिए, साथ में इनका चिन्ह भी याद करिए जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। देखिए इनके चिन्ह क्या हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए और को, यह भी यहाँ पर रहता है। तो इन चारों का ये हो गया। और अपादान का है से अलग होने के अर्थ में। अपादान का क्या है? से जो रहेगा वह अलग होने के अर्थ में रहेगा। संबंध का की के रहेगा। क्या रहेगा? का की के। और अधिकरण में रहेगा में पर। में पर, ये इनके चिन्ह है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। संबोधन में होगा हे अरे। क्या होगा? हे अरे होगा। फ्रेंड्स चलिए अब इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज करता है। आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यही हुआ कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। विभक्ति चिन्ह फ्रेंड्स ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हमें एग्ज़ाम में जब वाक्य दिया रहेगा तो उससे पहचानने में मदद मिलेगी। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। कर्ता कारक के उदाहरण देखिए। राकेश ने चित्र बनाया। देखिए यहाँ कारक चिन्ह ने आया है ना, तो ने किसका है? कर्ता कारक का है। अगला, छात्र ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ भी ने आया है, तो यह भी कर्ता कारक का हुआ। सीता ने खाना खाया। यहाँ भी ने आया है। लड़के ने साइकिल खरीदी। यहाँ भी ने आया है। मीना ने गीत गाया। यहाँ भी ने चिन्ह आया है। फ्रेंड्स, हमें 8 चिन्ह याद रहेंगे तो हमें कारक पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप यह चिन्ह जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वही है कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, यानी इसे हम को चिन्ह के द्वारा पहचान सकते हैं। कर्म कारक के उदाहरण हैं। अतुल ने मित्र को बुलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ने भी आया है। ने तो कर्ता कारक का था चिन्ह, तो यहाँ हम कैसे पहचानेंगे? फ्रेंड्स, पहचानने के लिए
जब वाक्य इस तरह दिया रहेगा तो आपको सबसे बाद वाला चिन्ह ही चुनना है, यानी वहाँ पर सबसे बाद वाले चिन्ह के बारे में ही पूछा गया रहेगा। फ्रेंड्स, यह बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के वाक्य दिए रहते हैं तो वहाँ पर सबसे बाद वाला चिन्ह ही सही आंसर होता है। तो इसी प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है, लोगों ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ भी ने आया है, लेकिन यहाँ जो प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? चोर पर पड़ रहा है। तो यहाँ को चिन्ह भी है, तो इसलिए यहाँ कर्म कारक हुआ। राम ने रावण को मारा। यहाँ भी प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, तो यहाँ भी कर्म कारक होगा और को चिन्ह भी आया है। मोहन ने गाय को पानी पिलाया। यहाँ भी जो प्रभाव है वह गाय पर पड़ रहा है और को चिन्ह भी आया है, तो यहाँ भी कर्म कारक होगा। कुत्ते ने अमित को काट लिया। तो यहाँ भी अमित पर प्रभाव पड़ रहा है, तो और को चिन्ह भी आया है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। अगला है करण कारक। जिसकी सहायता से किसी कार्य को किया जाता हो वही करण कारक कहलाता है। करण शब्द से तात्पर्य ही है साधन, यानी जिस साधन के द्वारा किसी काम को किया जाता है वहाँ पर करण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। से जो यहाँ रहेगा साथ के अर्थ में रहेगा, यानी साथ के अर्थ में कैसे? वह साधन होगा। देखिए कैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पुलिस ने चोर को लाठी से पीटा। अब यहाँ ने भी आया है, को भी आया है और से भी आया है, तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि हमें सबसे बाद वाला चिन्ह ही लेना है। जब भी कारक पहचानने के लिए बोला जाए तो बाद वाला चिन्ह ही लिया जाता है, यह नियम है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पुलिस ने चोर को लाठी से पीटा। जो पुलिस है वह किससे पीट रही है? लाठी से पीट रही है चोर को। तो लाठी यहाँ पर क्या है? साधन है। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। लड़का कलम से लिखता है। लड़का किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, तो कलम साधन है, यानी कलम के साथ लिख रहा है। यह भी ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक होती है, जहाँ साथ का अर्थ होगा वहाँ करण कारक होगा, ध्यान रखिएगा। तो लड़का कलम के साथ लिख रहा है। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। यहाँ के द्वारा, यानी तुलसीदास जी ने लिखी है, तो यहाँ तुलसीदास जी साधन है। बालक गेंद से खेलता है। बालक किससे खेलता है? गेंद से खेलता है। यहाँ गेंद साधन है, यानी गेंद ही है जिसके द्वारा बालक खेल रहा है। तो गेंद बालक का माध्यम है जिसके द्वारा वह खेल रहा है। रमेश कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। यहाँ पर कुल्हाड़ी जो है वह साधन है, यानी कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। कुल्हाड़ी के साथ पेड़ काट रहा है, इस प्रकार भी हम इसे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, समझने के लिए आप यह पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो अपादान कारक आएगा वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, दोनों में से चिन्ह ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा। करण कारक में साथ के अर्थ में होगा, अपादान में अलग के अर्थ में होगा। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। संप्रदान शब्द से तात्पर्य ही है दान। दान यहाँ पर लिखा भी है, ट्रिक के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। संप्रदान कारक दान। कैसे? जब किसी को कुछ दिया जाए, जब किसी को कुछ दिया जाएगा तो वह दान ही होगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, संप्रदान कारक तभी होता है जब हमेशा के लिए दिया जाए। यदि देकर वापस ले लिया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होता, वहाँ पर संबंध कारक होता है, ध्यान रखिएगा यह फ्रेंड्स। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए को। अभी कर्म में भी था, लेकिन वहाँ पर दूसरा था। यहाँ पर दान दिया जाएगा या किसी के लिए कुछ किया जाएगा तभी को चिन्ह आएगा या के लिए चिन्ह आएगा। चलिए देखिए, एग्जाम्पल इसके हैं। राजा भिखारी को कपड़े देता है। अभी जो मैंने बताया कि हमेशा के लिए दिया जाएगा, यहाँ पर जो राजा है वह भिखारी को कपड़े दे रहा है तो हमेशा के लिए दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कपड़े देकर वापस ले लेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। दान दे रहा है तो वह हमेशा के लिए दे रहा है, और को चिन्ह भी आया है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। माँ बच्चे को मिठाई देती है।
माँ जो है वह बच्चे को मिठाई दे रही है तो हमेशा के लिए दे रही है, यानी वह खा लेगा तो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो देकर ले लेगी, वो खाएगा नहीं। तो यहाँ भी को चिन्ह भी आया है और इस तरह का भाव भी प्रकट हो रहा है। राम जी ने सीता जी के लिए अवतार लिया, तो यहाँ पर राम जी ने सीता जी के लिए कुछ किया, अवतार लिया लेकिन कुछ किया तो ना उनके लिए, तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। गांधी जी ने नेहरू को चुना, अब यहाँ पर गांधी जी ने नेहरू जी के लिए कुछ किया क्योंकि उन्हें चुन लिया है, तो इस प्रकार भी यहाँ ध्यान रख सकते हैं। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तकें लिखी, जो अध्यापक है वह छात्रों के लिए पुस्तक लिख रहा है, यानी वह छात्रों के लिए कुछ कर रहा है। तो यही हमारी परिभाषा थी ना, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। कारक टॉपिक थोड़ा कठिन होता है फ्रेंड्स, लेकिन आप समझ लेंगे तो ये एकदम इजी लगने लगता है जब समझ में आ जाता है। तो अगला है अपादान कारक, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाए वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से जो होता है वह अलग होने के अर्थ में होता है। करण में भी से था, करण में भी से था ना, मैंने बताया आपको अभी, करण में भी से था लेकिन वहाँ साथ के अर्थ में था, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर साथ शब्द ध्यान रखिएगा। करण में जब रहता है तो वह साथ के अर्थ में रहेगा और अपादान में अलग होने के अर्थ में होगा। देखिए कैसे, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ता गिरता है। जैसे देखिए यह पेड़ है, तो इसमें ये जो पत्ते हैं ये ऐसे ऐसे गिर रहे हैं ज़मीन पर, तो ये पेड़ से अलग हो रहे हैं, ना कि इसी के साथ जुड़े रहेंगे। जब वो पेड़ से गिर जा रहा है तो पेड़ से अलग हो जा रहा है। इस प्रकार ध्यान रखिएगा, अपादान कारक में अलग होने का भाव हमेशा आपको खुद ही पता चलेगा। और बंदर छत से कूद रहा है या छत से कूदता है, तो बंदर जो है वह छत से कूद रहा है, छत से अलग हो रहा है। अगला है, भारत सभी देशों से महान है। भारत जो है वह सभी देशों से महान है, तो वह बहुत सारे देशों से अलग है, यानी एक यूनिक है भारत। इस प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं। चूहा बिल से बाहर निकलता है, यहाँ चूहा जो है वह बिल से अलग हो रहा है, बाहर निकल रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में एग्जाम्पल यही वाला पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक होगा। विभक्ति जो होगी वह पंचमी होगी, कभी कभी विभक्ति भी पूछ लिया जाता है। अगला है संबंध कारक, जहाँ दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध पाया जाता हो वहाँ संबंध कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए संबंध कारक, मतलब संबंध का मतलब ही होता है संबंध, संबंध यानी रिलेशन। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कुछ रिलेशन होगा तो संबंध कारक होगा, इसका चिन्ह ध्यान रखिएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। माला का लेख सुंदर है, यहाँ लेख जो है वह सुंदर है और लेख का संबंध किसके साथ है, माला के साथ, यानी माला ने उस लेख को लिखा है, तो यहाँ का चिन्ह आया है और माला का लेख के साथ संबंध है, तो यह संबंध कारक होगा। यह मेरा घर है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कोई चिन्ह तो आया नहीं है, आया है ना रा वाला, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लेकिन यह मेरा घर है, तो यहाँ मेरा संबंध है ना घर के साथ, तो इसलिए यहाँ संबंध कारक हुआ। यह राम की पुस्तक है, पुस्तक किसकी है, राम की, पुस्तक का संबंध किसके साथ है, राम के साथ, और यहाँ की चिन्ह भी आया है तो संबंध कारक होगा। वह राजमहल है, अब यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं आया है, कोई चिन्ह नहीं आया, लेकिन राजमहल का जब हम अलग करेंगे तो क्या होगा, राजा का महल होगा ना, जब इसका विग्रह करेंगे तो राजा का महल होगा, तो आ गया ना का चिन्ह। तो इस प्रकार भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा अलग देकर, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है फ्रेंड्स, हमेशा सिंपल ही नहीं पूछा जाता, कुछ यूनिक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। राधा ने मोबाइल फेंक दिया, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ ने आया है, कर्ता कारक में भी ने आया था, लेकिन वहाँ जो था वह कार्य कर रहा था, यहाँ कार्य नहीं कर रहा, यहाँ संबंध बता रहा है। मोबाइल का संबंध जो है राधा के साथ है,
तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अगला है अधिकरण कारक, किसी वाक्य में क्रिया जिस आधार पर संपन्न होती है। अब आप इसे आधार के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। कैसे? अधिकरण आधार, अधिकरण आधार ट्रिक बना सकते हैं अपने आप से, क्योंकि कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। किसी भी वाक्य में क्रिया जिस आधार पर संपन्न होती है वह अधिकरण कारक कहलाता है। यहाँ अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। वैसे इसका विभक्ति चिन्ह है में पर, विभक्ति चिन्ह तो इसके 2 ही हैं, लेकिन कभी कभी इनका भी प्रयोग हो जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, अंदर, ऊपर, बीच। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या है इसके एग्जाम्पल। पुस्तक टेबल पर रखी है। पुस्तक जो है वह टेबल पर रखी है। पुस्तक का आधार क्या है? टेबल है। पुस्तक टेबल के ऊपर रखी है। इस प्रकार भी ध्यान रखिए, या तो ऐसे ध्यान रखिए, पुस्तक का आधार क्या है? टेबल। चिड़िया छत पर बैठी है। चिड़िया का आधार क्या है? छत है। छत के ऊपर मत जाओ। अभी मैंने आपको बताया ना, ऊपर, अंदर और बीच शब्द जहाँ आएगा वहाँ अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ ऊपर शब्द आया है तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। के देखकर आप संबंध कारक मत लगा दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। मछली पानी में रहती है, पानी के अंदर रहती है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। में रहती है तो यहाँ पर सीधे विभक्ति चिन्ह ही आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, यहाँ अंदर आया है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। इसे जो शब्द मैंने आपको बताए अंदर, ऊपर और बीच, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह देकर कन्फ्यूज़ कर देता है। अगला है संबोधन कारक, जहाँ वाक्य में किसी को बुलाने, सचेत करने, आश्चर्य प्रकट करने, प्रसन्नता व्यक्त करने आदि का भाव हो, वहाँ संबोधन कारक होता है। संबोधन में आप खुद ही देखिए, संबोधन शब्द का मतलब ही होता है किसी को संबोधित करना, यानी बुलाना। तो इस प्रकार भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। देखिए विभक्ति चिन्ह फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हे राम यहाँ आओ। इसमें किसी को बुलाया जा रहा है। किसको बुलाया जा रहा है? राम को बुलाया जा रहा है, और यह चिन्ह भी आया है, तो यहाँ संबोधित करने का भाव है। इस प्रकार भी ध्यान रखिए। हे राम यहाँ आओ, तो यहाँ कौन सा संबोधन कारक है? अरे तुम फिर आ गए, तो यहाँ पर अरे चिन्ह तो आया है, लेकिन यहाँ भाव कैसा है? आश्चर्य व्यक्त करने का भाव है, तो इसलिए भी यहाँ संबोधन कारक होगा। वाह मज़ा आ गया। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं आया है हे अरे, चिन्ह जो आया है वह अलग सा आया है, तो यहाँ जो भाव है वह कैसा है? भाव जो है वह प्रसन्नता का है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रसन्नता का भाव है। और अगला है हे उधर मत जाओ। यहाँ हे चिन्ह तो आ गया है, लेकिन भाव जो है वह सचेत करने का है। कैसा भाव है? सचेत करने का। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको भाव बताए वह भी ध्यान रखिएगा, इनके माध्यम से भी पूछा जाता है। जैसे देखिए, सचेत करने, आश्चर्य प्रकट करने, प्रसन्नता व्यक्त करने। चिन्ह तो याद ही रखेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। फ्रेंड्स, एक अभ्यास के लिए प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न क्या है? कमरे के अंदर क्या है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।